नमस्कार दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सामाजिक अध्ययन का जो PYQ है 2022 का। आपको पता है 2 घंटे का पेपर होता है 50 मार्क्स का। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। पहला क्वेश्चन है, हर्षचरित के रचयिता कौन है? हर्ष, बाणभट्ट, भवभूत या मातंग? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बाणभट्ट। हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। अगला, चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? जयसिंह, रणराज, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन प्रथम? तो ये आपका हो जाएगा पुलकेशिन तृतीय। हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। अगला, वी आकार की घाटी नदी के किस मार्ग में बनती है? ऊपरी मार्ग में, मध्य मार्ग में, निचले मार्ग में, नदी के मुहाने पर? तो ये बनती है आपका नदी के निचले मार्ग में। तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। अगला, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 2.7, 5.5, 9.5, 9.4? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 5.5। हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। अगला, भृगु का निर्माण कहाँ होता है? पहाड़ी भागों में, समुद्र के किनारे, हिमानी क्षेत्र में, मरुस्थल में? ये होता है आपका समुद्र के किनारे। हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। अगला, प्रारंभ समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। अगला, ज्वालामुखी उद्गार से प्राप्त द्रव पदार्थ का भूतल पर क्या नाम होता है? सियाल, सीमा, नीफे, लावा? तो उसे कहते हैं लावा। हम चले जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। अगला, सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है? हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, एनीमोमीटर? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका हाइग्रोमीटर। हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। अगला, सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? कैस्पियन सागर, लाल सागर, मृत सागर, भूमध्य सागर? तो ये है आपका मृत सागर। हम चले जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। अगला, धन्वंतरि किस काल के महान वैद्य थे? मौर्य काल, गुप्त काल, महाजनपद काल या राजपूत काल? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका गुप्त काल। हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। अगला, अलाउद्दीन खिलजी ने कितने वर्ष शासन किया? 10 वर्ष, 5 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष या 5 वर्ष? कितने वर्षों तक किया? तो ये किया आपका 20 वर्षों तक किया। हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। अगला, मित्र विलास प्रहसन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? महेंद्र वर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, नरसिंह वर्मा, राजराज प्रथम? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका महेंद्र वर्मन। हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। जौहर प्रथा का प्रचलन किस काल में हुआ? मौर्य काल, गुप्त काल, महाजनपद काल, राजपूत काल? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, राजपूत काल। अगला, वह बजट जिसमें आय व्यय बराबर होता है? जीरो आधारित बजट, संतुलित बजट, घाटे का बजट, बचत का बजट? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा?
ये हो जाएगा आपका संतुलित बजट। हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। अगला, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है? पिछड़ी तकनीक, जोत का छोटा आकार, शाक का प्रवाह या उपरोक्त सभी। ये हो जाएगा सारे के सारे। हम चले जाएंगे उपरोक्त सभी के साथ, ऑप्शन डी। अब देख लेते हैं अर्ध लघुत्तरीय क्वेश्चन, 1 नंबर के हैं सारे। पहला, डेल्टा किसे कहते हैं? डेल्टा उस त्रिभुजाकार भूभाग को कहते हैं जो नदी द्वारा लाए गए अवसादों में मिट्टी हो गई, रेत हो गई, ये सारी चीज़ें के नदी के मुहाने पर जमा होने के कारण बनता है, जहाँ नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है और वो समुद्र, झील या अन्य जलाशय में मिलती है। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? ज्वालामुखी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला, सक्रिय ज्वालामुखी, वह ज्वालामुखी जो वर्तमान समय में सक्रिय है या हाल ही के इतिहास में फटे। उदाहरण इटली का स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। अगला, सुप्त ज्वालामुखी, वह ज्वालामुखी जो लंबे समय से शांत है लेकिन भविष्य में फिर से सक्रिय हो सकते हैं। उदाहरण जापान का फूजी पर्वत। अगला, मृत ज्वालामुखी, वह ज्वालामुखी जो अब तक कभी सक्रिय नहीं होंगे, जैसे एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड का आर्थर सीट। अगला, वायुमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर गैसों की परतों को वायुमंडल कहते हैं, जो जीवन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों से मिलकर बने हैं। सूर्यताप किसे कहते हैं? सूर्य से आने वाली ऊर्जा जो पृथ्वी की सतह को गर्म करती है उसे सूर्यताप कहते हैं। यह ऊर्जा सौर विकिरण के रूप में पृथ्वी तक पहुंचती। ज्वार और भाटा किसे कहते हैं? समुद्र के जल का नियमित अंतराल पर ऊंचा उठना ज्वार और नीचे गिरना भाटा, ज्वार भाटा कहलाता है। मुख्यतः चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। अगला, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक जो था ये, तो जो इसका अंतिम शासक था ये था कैकुबाद। गुलाम वंश का अंतिम शासक कैकुबाद था। अगला, कौटिल्य क्यों प्रसिद्ध था? कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता था, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख सलाहकार थे और उन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की जो प्राचीन राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और प्रशासन पर आधारित है। चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश के संस्थापक विजयालय चोल था, जिसने 9वीं शताब्दी में इस वंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक और दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। उसने कुतुब मीनार की नींव रखी और 1206 से 1210 तक शासन किया। अगला, आंतरिक शक्तियाँ किसे कहते हैं? पृथ्वी के भीतर उत्पन्न होने वाली शक्तियाँ जो भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और पर्वत निर्माण जैसी भूगर्भीय घटनाओं का कारण बनती है, आंतरिक शक्तियाँ कहलाती हैं। भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के 2 कारण बताइए। 2 कारण लिखिए। पहला, सामाजिक असमानता, जाति प्रथा और सामाजिक भेदभाव के कारण लोग सरल और सुलभ धार्मिक मार्ग खोज में थे। अगला, धार्मिक कर्मकांडों से असंतोष, जटिल धार्मिक अनुष्ठानों कर्मकांडों से निराश होकर लोग भक्ति और सरल उपासना की ओर आकर्षित हुए। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति का अर्थ बताइए। हरित क्रांति का तात्पर्य है किसी के क्षेत्र में उच्च उत्पादन वाली फसलों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और आधुनिक सिंचाई तकनीकों के उपयोग से फसल उत्पादन में हुई
उल्लेखनीय वृद्धि से है जो विशेष रूप से 1960 और 1970 के दशक में भारत में हुई। अपरदन किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह से मिट्टी, चट्टान या अन्य सामग्री का जल, वायु या हिम के माध्यम से हटना और एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना अपरदन कहलाता है। अग्नेय शैल किसे कहते हैं? पृथ्वी के भीतर मैग्मा से ठंडा होकर ठोस बनने से बनी चट्टानों को अग्नेय शैल कहते हैं। ये शैल बाह्य ज्वालामुखी और आंतरिक प्लूटोनिक प्रकार की होती हैं। अगला, संविधान किसे कहते हैं? संविधान किसी देश या संगठन के मौलिक सिद्धांतों और नियमों का संग्रह होता है जो सरकार की संरचना, कार्यप्रणाली, नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों को परिभाषित करता है। मैगस्थनीज ने भारत वर्णन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। जो मैगस्थनीज ने वर्णन किया भारत का, मैगस्थनीज एक ग्रीक राजदूत था जिसे सेल्यूकस निकेटर ने मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। उसने अपनी पुस्तक इंडिका में भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और धार्मिक स्थितियों का वर्णन किया। उसने भारत को 7 वर्गों में विभाजित समाज, नगरों की व्यवस्था, प्रशासनिक प्रणाली और कृषि व्यवस्था का उल्लेख किया है। राजपूतकालीन सामाजिक दशा का वर्णन कीजिए। राजपूतकालीन समाज मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में विभाजित था। इस काल में महिलाओं की स्थिति कमजोर हो गई। पर्दा प्रथा और जौहर प्रथा का प्रचलन था। सामंतवाद का प्रभाव बढ़ गया और समाज में युद्ध, प्रियता, वीरता एवं गौरव का उच्च स्थान दिया गया। चालुक्य वंश का संक्षिप्त इतिहास लिखिए। चालुक्य वंश की स्थापना 6वीं शताब्दी में पुलकेशिन प्रथम ने की थी। इसका सबसे प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय था जिसने हर्षवर्धन को पराजित किया। चालुक्य वंश ने वातापी को अपनी राजधानी बनाया और कला एवं स्थापत्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के 3 भाग में बांटा गया है। पहला, भूपर्पटी। यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जिसमें महाद्वीपीय एवं महासागरीय भाग हैं जिसे क्रस्ट बोलते हैं। अगला, मेंटल। ये परपटी के निचले स्थित है जो सिलिकेट चट्टानों से बनी होती है और मैग्मा का स्रोत होती है। अगला, कोर। ये पृथ्वी का केंद्र है जो मुख्यतः लोहे और निकेल से बनी होती है और अत्यधिक तापमान एवं दाब में होती है। चंद्र ग्रहण एवं सूर्य ग्रहण में अंतर। चंद्र ग्रहण ये तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाते हैं। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है। सूर्य ग्रहण ये तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है और सूर्य के प्रकाश को आंशिक या पूर्ण रूप से ढक लेता है। चंद्र ग्रहण ये केवल पूर्णिमा को होता है। सूर्य ग्रहण ये केवल अमावस्या को होता है। चंद्र ग्रहण इसमें रात के समय देखा जा सकता है। सूर्य ग्रहण ये दिन के समय देखा जा सकता है। भारतीय कृषि की विशेषताएं एवं महत्व लिखिए। भारतीय कृषि की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, मानसून पर निर्भरता। भारतीय कृषि वर्षा पर आधारित है। अगला, परंपरागत एवं आधुनिक कृषि का मिश्रण। यहाँ पारंपरिक तथा हरित क्रांति के बाद आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है। अगला, फसलों की विविधता। भारत में खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, व्यावसायिक और नकदी फसलें उगाई जाती हैं। अगला, मानव श्रम प्रधान। ये कृषि मुख्यतः श्रम प्रधान है। अगला, कसम श्रम प्रधान है। महत्व इसका क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह रोजगार का प्रमुख स्रोत है और खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है। महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण के किस उद्देश्य से किए? महमूद गजनवी ने 1000 से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किए। उसके मुख्य उद्देश्य, पहला, धार्मिक लूट। भारत में समृद्ध मंदिरों विशेषकर सोमनाथ मंदिर को लूटा। अगला, साम्राज्य विस्तार। वो अपने साम्राज्य को विस्तृत करना चाहता था। अगला, इस्लाम धर्म का प्रचार। उसने भारत में इस्लाम धर्म के प्रचार पर भी प्रयास किया। मेन काम क्या था? लूटपाट था।
भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता, पहला लिखित एवं विस्तृत संविधान, ये विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। संघात्मक शासन प्रणाली, इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। अगला, मौलिक अधिकार, नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता, शिक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगला, धर्मनिरपेक्षता, भारत का संविधान किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता है। अगला, संविधान संशोधन, ये लचीला और कठोर दोनों प्रकार का है, जिससे इसमें समय समय पर संशोधन किए जा सकते हैं। चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। चोल शासन प्रणाली एक संगठित विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली। इसकी प्रमुख विशेषता, पहला स्थानीय स्वशासन, गांव स्तर पर स्वायत्त शासन प्रशासन प्रणाली। अगला, सशक्त नौसेना, चोलों की सेना बहुत शक्तिशाली थी, जिससे उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया तक अपना प्रभाव स्थापित किया। अगला, कर व्यवस्था, चोलों ने भूमि कर और व्यापार कर जैसी प्रभावी कर व्यवस्था विकसित की। अगला, कल्याणकारी राज्य, सिंचाई प्रणाली का विकास किया गया और बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया गया। अशोक का जीवन परिचय देते हुए उसकी उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। अशोक मौर्य वंश का महान सम्राट था, जिसने 273 ईस्वी से 232 ईस्वी तक, ये ईसा पूर्व है, 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। वह चंद्रगुप्त मौर्य का परपोता और बिंदुसार का पुत्र था। इनकी जो उपलब्धियां हैं, पहला, कलिंग विजय और धम्मनीति। कलिंग युद्ध 261 ईसा के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और अहिंसा तथा धम्म का प्रचार किया। अगला, धार्मिक नीति, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए स्तंभ और शिलालेख स्थापित किए। सार्वजनिक कार्य, उसने सड़कें, कुओं, धर्मशाला, चिकित्सालयों का निर्माण किया। अगला, विदेशी संबंध, अशोक ने श्रीलंका, ग्रीस, मिस्र आदि देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।